गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार रौनक आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं 71 क्वेश्चन फॉर 71st बीपीएससी मेंस चल रहा है और आज है क्वेश्चन नंबर 15। आज हम लोग पढ़ेंगे संथाल रेबेलियन के बारे में। क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स ट्रिगर्ड द संथाल रेबेलियन एंड व्हाट वर इट मेजर फेजेस एंड इवेंचुअल आउटकम्स। तो यहाँ पे तीन बातें हैं, फेजेस क्या था, इसका रेबेलियन का फैक्टर्स क्या क्या था और इसके आउटकम क्या क्या थे। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि संथाल, किसी भी इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है कि संथाल रिबेलियन, और किसी भी इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले लिखेंगे कब हुआ। तो 1855-56 में हुआ। किस रीजन में हुआ, तो ये हुआ आपके संथाल परगना रीजन में, संथाल परगना रीजन में, मतलब बाद में वो संथाल परगना बना था, मतलब उसी रीजन में हुआ। और इट वाज लेड बाय सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो एंड झानो। तो आपने उसके लीडरशिप के बारे में लिख दिया, कब हुआ ये लिख दिया। अब ये था क्या, तो इट वाज एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, इट वाज एन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो आपने क्या लिखा किसी भी इंट्रोडक्शन में कि भैया ये कब हुआ था, तो 1855-56 में। किस रीजन में हुआ था, तो ये हो गया। इसके लीडरशिप कौन थे, तो ये वाली बातें हो गई। और क्या था ये बेसिकली, तो आपने देख लिया कि ये क्या था, तो ये था एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी या ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। अब इसका जो सबसे पहला है कि इसका फैक्टर्स क्या क्या थे। तो हम अगर फैक्टर्स की तरफ देखें तो किसी भी चीज में जो एक मूलभूत फैक्टर होता है तो इसके कुछ पॉलिटिकल कारण थे, पॉलिटिकल कारण थे, कुछ इसके सोशियो रिलीजियस कारण थे, सोशियो रिलीजियस, फिर कुछ इसका इकोनॉमिक कारण था, फिर कुछ एक कारण था इसका लैंड एलिनिएशन, लैंड एलिनिएशन। तो ये तीन चार कारणों पे हम बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल कारण को हम देखें तो जो इनका ट्रेडिशनली मांझी व्यवस्था था, मांझी लीडरशिप की व्यवस्था थी, या पंचायत जो इनका था, परहा पंचायत व्यवस्था, उसको क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था। उसको क्या किया गया, चैलेंज किया गया। और किसके द्वारा चैलेंज किया गया, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो जब इसे चैलेंज किया गया तो ये एक कारण बन के उभरा जिसके कारण संथालों ने रिवोल्ट किया। सेकंड कारण अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि सोशियो रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस। तो हम जानते हैं कि 1813 चार्टर एक्ट के बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटी थी वो एक्सिलरेट कर गई थी। और जब वो एक्सिलरेट कर गई तो इन्होंने कहीं ना कहीं डिमीन करना शुरू किया ट्रेडिशनल कल्चर को, ट्रेडिशनल कल्चर को। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि एक पॉपुलर रिवोल्ट अराइज हुआ, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक पॉपुलर रिवोल्ट अराइज हुआ, बिकॉज द ब्रिटिशर्स बिगेन टू डिमीन द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ संथाल्स एंड इट द बेस ऑफ दिस वाज द 1813 चार्टर एक्ट। ओके, अगर हम तीसरा पॉइंट देखें इकोनॉमिक कारण, तो जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी व्यवस्था थी वो क्या थी संथालों की, वो बार्टर सिस्टम थी। मगर ब्रिटिशर्स जो टैक्स लेते थे वो किस में लेते थे, वो लेते थे कैश में। तो ये कैश में जब टैक्स नहीं चुका पाए तो ये किस में फंस गए, डेट ट्रैप में फंस गए। और ये डेट ट्रैप के चलते इन्हें क्या होने लगा, मनी लैंडर से इन्हें उधार लेना पड़ा। और ये मनी लैंडर से उधार लेते थे तो मनी लैंडर इनसे फोर्स्ड लेबर करवाते थे, बेगारी करवाते थे। और इस फोर्स्ड लेबर के चलते क्या हुआ, तो ये धीरे धीरे इनके बीच में एक सेंस ऑफ अनरेस्ट की भावना जागी। और ये भी एक कारण रहा उनके पॉलिसी में उनके खिलाफ विद्रोह करने का, संथालों का अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का। एक और कारण देखें तो लैंड एलिनिएशन। जो ट्राइबल सोसाइटी होता है वहाँ एक कम्युनल लैंड होल्डिंग होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होता है, कम्युनल लैंड होल्डिंग होती है। और ये कम्युनल लैंड होल्डिंग को चैलेंज कर दिया गया ब्रिटिश लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और इस पे से क्या हुआ, जो इनका
जंगल जमीन का जो कोर आइडियोलॉजी था, द कोर आइडियोलॉजी ऑफ जल जंगल जमीन वॉज चैलेंज्ड एंड दिस ऑल्सो प्रूव टू बी अ कॉज ऑफ संथाल रिबेलियन। ठीक है, तो ये 4-5 बातें अगर हम देखते हैं तो ये इसका कारण हो जाता है। आप इतनी बातों को लिख देंगे तो आपका कारण वाला बात खत्म हो जाता है। अब हम इसके फेजेस को देखें, इसके इवेंट्स को देखें तो हम देख सकते हैं, तो इसके अगर हम इवेंट्स को देखें तो हम देखते हैं कि 1830s में क्या होता है। 1830s टू बी मोर प्रिसाइज 1832, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दामिनी को। और यहाँ पे क्या किया जाता है, कहा जाता है कि सेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होगा, सेटल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। लेकिन समय के साथ क्या होता है, हम 1850s में देखते हैं कि जो आपका टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है वो काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है और टैक्स इन्हें क्या करना पड़ता है, इन्हें कैश में देना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा ये डेट ट्रैप की तरफ ले जाता है। 1855 के समय हम देखते हैं कि यहाँ पर सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में क्या हो जाता है, एक रिबेलियन हो जाता है। ठीक है, तो एक रिबेलियन हो जाता है। आप इसे अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, एक तो दामिनी को का इस्टेब्लिशमेंट, फिर क्या है, एक रेवेन्यू पॉलिसीज जो था उसमें आप लिख सकते हैं जमींदारी व्यवस्था। उसके चलते क्या हुआ, टैक्स जो है वो कैश में लिया जाने लगा। इसने क्या किया, डेट ट्रैप पैदा किया और इस डेट ट्रैप ने क्या किया, एक पॉपुलर अपराइजिंग को जन्म दिया 1855 में। चलिए अब इसके हम लोग देखें कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या रहे। इसके इम्पैक्ट की तरफ अगर आप देखते हैं, इम्पैक्ट की तरफ तो आप देखिए सबसे पहले क्या बन गया, संथाल परगना। संथाल परगना एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में उभर करके आया। दूसरा अगर हम देखें तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी एक्ट 1876, जिसने इनके लैंड राइट्स को रिकॉग्नाइज किया। लैंड राइट्स वर रिकॉग्नाइज्ड। तीसरा अगर हम देखें तो हमारा जो संविधान में 5th एंड 6th शेड्यूल है वो भी कहीं ना कहीं इसी की देन थी। जो संविधान में हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो भी क्या है, इसी रिवोल्ट्स का देन है। चौथा इसने क्या किया, तो इसने आने वाले मूवमेंट्स को, इट इंस्पायर्ड अपकमिंग स्ट्रगल। पांचवा आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इसने कहीं ना कहीं जो हमारे कल्चर है, चाहे वो फोक लोर हो, कहानियां हो, लोकगीत हो, फोक सॉन्ग्स हो, एक्सेट्रा को भी क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। और हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री में भी अपना योगदान दिया, हिस्ट्री में अपना योगदान दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके फेलियर के क्या क्या कारण रहे। फेलियर के क्या क्या कारण रहे, अगर आपसे सवाल आए तो फेलियर के कारण में हम देख सकते हैं। सबसे पहला तो इनका क्या था, जो मिलिट्री व्यवस्था थी वो क्या थी, ये मॉडर्न मिलिट्री के सामने ये खड़े नहीं हो पाए। मॉडर्न मिलिट्री के आगे ये क्या थे, कमजोर थे, क्योंकि इनका जो आर्म्स था वो क्या था, आर्म्स वर नॉट अप टू द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स। दूसरा क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट लिमिटेड था। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट वाज लिमिटेड। तीसरा क्या है, रिस्टोरेटिव इन नेचर था, रिस्टोरेटिव इन नेचर, मतलब ये पुरानी व्यवस्था को ही लागू करना चाहते थे। और इसने क्या किया, नो सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास
इंटेलिजेंसिया। तो ये 4-5 बातें इसके फेलियर का कारण रही। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ नहीं था, ये इनके पास रीइंफोर्समेंट नहीं था, मिलिटरी कम्युनिकेशन का इनके पास टूल नहीं था। अब हम अगर आए इसके कंक्लूजन पे, तो आप कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि इट वाज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या था? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक क्या था? वाटरशेड मूवमेंट था। और ऑल्दो इट फेल्ड मिलिटरली, ऑल्दो इट फेल्ड militarily, it remained a significant event in subaltern resistance against colonial स्ट्रगल। ठीक है, तो ये भले ही मिलिटरली ये फेल हो गया, सैन्य रूप में यह फेल हो गया, मगर एक सबॉल्टर्न इतिहास के रूप में ये अपना एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ संघर्ष में ये अपना एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। इसके अलावा हमने बाकी चीज़ों पे चर्चा किया कि क्या इसके फेजेस थे, क्या इसमें आपका, क्या आप इसमें लिख सकते हैं आपका इंट्रोडक्शन में, क्या बॉडी होना चाहिए, क्या इसके कारण थे, क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, क्यों फेल हुआ, और ये कंक्लूजन। तो ये काफ़ी कम समय में मैंने आपको एक आंसर लिख करके ही दिखा दिया। मुझे लगता है ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे और जुड़े रहे। धन्यवाद।